हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। अगले वीडियो में हमने चैप्टर 6 की एक्सरसाइज की थी। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 उनके बारे में चर्चा की। अब आगे हम आज फिर चैप्टर 6 की ही एक्सरसाइज कर रहे हैं। उनके क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, 10 इतने सारे हमारे क्वेश्चन आज है। वो सब क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन 5 है जिनके अंदर 2 क्वेश्चन है जिनके आशय स्पष्ट करने हैं। क्वेश्चन 5 है आशय स्पष्ट कीजिए और उनका पहला क्वेश्चन ये है। ये वाला पहला क्वेश्चन जो है, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है और उनके लिए संवेदना का है। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। तो ये प्रश्न है, उनका हम आशय स्पष्ट करते हैं। का आंसर नीचे है। आशय स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन 5 उनका क्वेश्चन नंबर 1 और उनका ये आंसर है। शिकारी व्यक्ति और किसी की जान बचाने वाले दोनों में बहुत फर्क होता है। शिकारी को शिकार करके किसी के प्राण लेने में कोई झिझक नहीं होती, बल्कि वह इसे अपनी बहादुरी और मनोरंजन के रूप में देखता है। वह शिकार करना अपना शौक मानता है और शिकार पर अपना अधिकार मानता है, पर संवेदनशील व्यक्ति का हृदय किसी घायल प्राणी को देखकर द्रवित हो उठता है। वह उसका प्राण बचाने के लिए अपनी जान लड़ा देता है। अधिकार जताने वाला व्यक्ति प्राण लेने पर खुश होता है, जबकि संवेदनशील व्यक्ति किसी की जान बचाकर खुश होता है। यदि कोई किसी को प्राण दे नहीं सकता है, तो उसे किसी का प्राण लेने का भी अधिकार नहीं है। क्या कहते हैं कि एक का आशय है अपने शिकार को पाना और दूसरे का
संवेदना का है। इसलिए तो ये जो दोनों के बीच लड़ाई थी, एक अपनी बहादुरी दिखाकर उसके मनोरंजन के लिए उसको पाना चाहता था, वो उनके रूप में उसको देखता है। वह शिकार करके अपना शौक मनाता है। और जो दूसरा है कालिदास है, वो उनके साथ उनकी संवेदना जुड़ी हुई थी। वो ऐसा मानते हैं कि अगर हम किसी को प्राण नहीं दे सकते, किसी को जीवन दान नहीं दे सकते, तो किसी का जीवन लेने का, किसी का प्राण लेने का हमें कोई अधिकार नहीं है। वो अपनी संवेदना से खुश थे, वो किसी को बचाकर खुश होते हैं। इसलिए इनका आशय यही है, जबकि संवेदनशील व्यक्ति किसी की जान बचाकर खुश होता है, यदि कोई किसी को प्राण दे नहीं सकता तो उसे किसी का प्राण लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। वो ऐसा कहते, वो किसी को घायल देकर उसको हृदय है वो द्रवित हो जाता है, दुखी हो जाता है। यही इनका आशय यहाँ बताया गया है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2, यह हरिण शावक पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। राजपुरुष और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजा इनका आंसर है, इसका आंसर है नीचे। तो के पार्वत्य क्षेत्र में मनुष्य और पक्षी में कोई अंतर, पार्वत्य क्षेत्र में मनुष्य और पशु पक्षी में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही प्राणधारी है और घायल होने पर दोनों को ही दर्द होता है। इसलिए पर्वतीय भूमि में मनुष्य और पशु पक्षी में सजातीय रिश्ता है। इस भूमि में जैसे मनुष्य को मारना अपराध है, ठीक उसी तरह पशु पक्षियों को मारना भी अपराध है। क्या कहते हैं कि पार्वतीय क्षेत्र यानी जो पहाड़ों वाला क्षेत्र है, पर्वत जहाँ है, उस क्षेत्र में मनुष्य और पशु पक्षी के बीच कोई भेद नहीं रखा जाता, कोई भेद नहीं समझता। वो सब प्राण, सबके अंदर प्राणधारी यानी सबके अंदर प्राण रहे हुए हैं, सब एक जैसे मानते हैं। किसी को घायल करना वो अच्छा नहीं समझते, किसी को दर्द देना ये अच्छी बात नहीं है। जो पर्वतीय भूमि के लोग थे वो मनुष्य और पशु पक्षी में कोई भेद नहीं रखते थे, वो सब सजातीय है, सब एक जाति के हैं, वैसा वो मानते थे। इसलिए उस भूमि में जैसे मनुष्य को मारना अपराध है, वैसे किसी पशु पक्षी को मारना भी एक अपराध माना जाता है। इस क्षेत्र में कोई व्यक्ति किसी पशु का शिकार कर उसे अपनी संपत्ति जताना चाहे तो यहाँ के निवासियों को यह कदापि बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए कालिदास राजपुरुष दंतुल से यह वाक्य
कहते हैं। पाश्चात्य भूमि के पशु पक्षी की जान बचाने के लिए इस क्षेत्र के लोग अपनी जान लड़ा देते हैं, क्योंकि वे इन्हें अपने से अलग नहीं मानते। कवि कालिदास क्या कहते हैं कि इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी पशु पक्षी का शिकार करना उचित नहीं समझता, और उनको शिकार करके वो उनको अपनी संपत्ति जताना चाहे तो ये यहाँ के निवासियों को कदापि पसंद नहीं है, वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए कालिदास राजपुरुष दंतुल से कहते हैं कि पाश्चात्य भूमि के पशु पक्षी की जान बचाने के लिए यहाँ पार्वती क्षेत्र के लोग अपनी जान लड़ा देते हैं, क्योंकि वे इन्हें अपने से अलग नहीं समझते। इसलिए आप यहाँ के नहीं हैं तो आप यहाँ के नियम नहीं जानते हैं। इसीलिए कवि कालिदास दंतुल को अपराधी भी नहीं मानते वो नन्हे शावक को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ये थे आपके दोनों क्वेश्चन के आशय हमने स्पष्ट किए। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, उनके अंदर है शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको यहाँ 4 शब्द दिए गए हैं, आस्तरण, रुष्ट, दुर्वा और आखेट। तो इन चारों के अर्थ देकर उनके वाक्य में प्रयोग करना है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। पहला शब्द है आस्तरण। तो उनका अर्थ होता है बिछोना। जो नीचे हम चटाई वगैरह बिछाते हैं ना, उसको बिछोना कहते हैं। तो उनका वाक्य है, बच्चा आस्तरण पर सो रहा है। दूसरा शब्द है रुष्ट। रुष्ट यानी उनका अर्थ होता है क्रुद्ध। जो हम क्रोध भी कहते हैं ना, गुस्सा आता है, क्रोध करते हैं, उसको क्रुद्ध कहा है यहाँ। उनका वाक्य है, बेटे की अशिष्टता देखकर पिताजी रुष्ट हो गए। आपको पता होगा कभी कभी बच्चे होते हैं ना, वो उनको पता नहीं चलता वो कैसे भी शब्द बोल देते हैं, वो अशिष्ट बन जाते हैं। उनको नहीं पता कि बड़ों के सामने किस तरह से बात करनी चाहिए। आजकल के बच्चे ज़्यादातर ऐसा करते हैं। तो आपके पिताजी आपसे रुष्ट हो जाएंगे, आप पे गुस्सा हो जाएंगे, क्रोध करेंगे ना, वही रुष्ट होना। आगे है तीसरा दुर्वा। दुर्वा यानी दुब। दुर्वा एक प्रकार का घास होता है जिनको पवित्र माना जाता है। गणपति जी है ना, उनको दुर्वा बहुत ही पसंद है, हम उनको धरा भी बोलते हैं। तो जो दुर्वा है उनका अर्थ होता है दुब। उनका वाक्य है, लोग दुर्वा को पवित्र घास मानते हैं। भगवान को चढ़ाई जाती है ये दुर्वा, और गणपति जी को तो दुर्वा बहुत ही पसंद है। आगे है चौथा शब्द आखटी। तो उनका मतलब होता है शिकार। उनका वाक्य है, इस राज्य में पशु पक्षियों का आखेट करना मना है अथवा निषेध है। ये थे आपके क्वेश्चन 6 के आंसर। अब आगे है क्वेश्चन 7। विशेषण बनाइए। यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके विशेषण आपको बनाने हैं। तो पहला शब्द है शरीर। तो उनका विशेषण होता है शारीरिक।
दूसरा है गांव, तो उनका होता है गवार। और तीसरा है प्रदेश, तो उनका अर्थ होता है प्रादेशिक, उनका विशेषण है ये। 4 नंबर, वहाँ है दिन, तो उनका विशेषण होता है दैनिक। और 5th है पीड़ा, तो उनका विशेषण है पीड़ित। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, उनके अंदर आपको कुछ संज्ञाएं दी गई है, उन संज्ञाओं को आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है। भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो पहला शब्द है कोमल, तो उनकी भाववाचक संज्ञा होगी कोमलता। उनके बाद है दूसरा बहुत, तो बहुतायत। फिर है रुष्ट, तो रुष्टि। फिर है पुचकारना, तो पुचकार। जीना, तो उनकी भाववाचक संज्ञा होगी जीवन। फिर है घूमना, तो उनका होता है घुमाव। फिर है व्यक्ति, तो व्यक्तित्व। फिर है दूर, तो दूरी। उनके बाद है निकट, तो निकटता। नेक्स्ट माता, तो मातृत्व। नेक्स्ट पशु, तो पशुता। नेक्स्ट पुरुष, तो पुरुषता। लास्ट है कवि, तो कवित्व। ये थे आपके भाववाचक संज्ञा के कुछ शब्द जो हमारे चैप्टर के अनुसार के शब्द है, इस चैप्टर के अंदर आते हैं। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 9, दो समानार्थी शब्द लिखिए। पहला है हरिण, तो मृग। फिर है आहत, तो घायल। निकट, तो समीप। चिंता, तो फिक्र। फिर है साहस, तो हिम्मत। के बाद है प्रशंसा, तो तारीफ। आखेट, तो शिकार। पर्याप्त, तो काफ़ी। धृत, तो घी। पीड़ा, तो दर्द। बर्तन, तो पात्र। नेक्स्ट हठ, तो जीद। बाण, तो तीर। ललाट, तो भाल। अपराधी, तो दोषी। ये थे आपके पर्यायवाची शब्द। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 10, सविग्रह समास भेद बताइए। यहाँ आपको कुछ समास दिए गए हैं, उनके सविग्रह यानी उनका विग्रह करके आपको उनके भेद बताने हैं। तो पहला है अनुसरण, तो अनुसरण का सविग्रह होगा पीछे पीछे जाना। और वो कौन सा समास है, तो कि कर्मधारय समास है। और दूसरा है हरिण शावक, तो उनका सविग्रह होता है हरिण का शावक। हिरण का बच्चा भी हम कह सकते हैं, शावक यानी बच्चा छोटा। तो हरिण का शावक, और उनका समास होता है संबंध तत्पुरुष समास।
तीसरा है प्रतिदिन, उनका सविग्रह होगा प्रत्येक दिन, और वो उनका समास होगा अव्ययी भाव समास। एग्ज़ाम में आपको कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं समास के, तो आपको याद रखना है। मैं आपको हर चैप्टर के हर व्याकरण के क्वेश्चन साथ में ही करवाती जाती हूँ, तो आपको ये सब पढ़ लेने हैं और लिखने भी है आपकी नोटबुक्स में और समझ लेना है, ठीक है। चौथा शब्द है निःशस्त्र, तो उनका सविग्रह होता है शस्त्र के बिना, तो वो भी अव्ययी भाव ही समास है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 11, उनके अंदर विलोम शब्द या तो विरुद्धार्थी शब्द दिए गए हैं। तो क्वेश्चन 11, पहला शब्द है कोमल, तो उनका विरुद्धार्थी होता है कठोर। नेक्स्ट पीड़ा, तो उनका विरोधी होता है राहत। रुष्ट, उनका विरोधी होता है प्रसन्न। नेक्स्ट शीघ्र, तो उनका होता है विलंब। के बाद नेक्स्ट मिलन, तो उनका विरोधी होता है बिछड़ना, ऐसा भी हो सकता है। उनके बाद है आवश्यक, तो उनका विरोधी होता है अनावश्यक। उनके बाद बाजू में ये जो है दक्षिण, तो उनका विरोधी होता है उत्तर। उनके बाद है थोड़ा, तो उनका विरोधी होता है बहुत। उसके बाद है निकट, उनका विरोधी है दूर। उसके बाद है सम्मान, तो उनका विरोधी होता है अपमान। उसके बाद लास्ट वर्ड है देर, तो उनका आंसर होता है जल्दी। ये थे आपके इस चैप्टर 6 के सभी विलोम शब्द, विरुद्धार्थी शब्द। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 12, इनके अंदर आपको कर्तृवाचक संज्ञाएं दी गई है। आपको मैं ये भी समझा रही, कर्तृवाचक संज्ञाएं। तो पहला है कर्म, तो उनका कर्तृवाचक क्या होगा, तो कि कर्मचारी। उनके बाद है प्रश्न, तो उनका होगा प्राश्निक। उसके बाद है निवास, तो उनका कर्तृवाचक होगा निवासी। उसके बाद है निर्णय, तो उनका कर्तृवाचक होगा निर्णायक। उनके बाद है अपराध, तो उनका होगा अपराधी। उसके बाद है पीड़ा, तो उनका कर्तृवाचक होगा पीड़क। उसके बाद है चोरी, तो उनका होगा चोर। फिर है लेख, तो उनका कर्तृवाचक होगा लेखक। फिर के बाद है दृष्टि, यहाँ बाजू में, तो उनका होगा दृष्टा। फिर है प्रशंसा, नेक्स्ट कर्तृवाचक है, तो उनका होगा प्रशंसक। यहाँ थोड़ा कट रहा है ना, तो आगे है अब अभ्यास, तो अभ्यासता होगा उसका। उसके बाद है व्यंग्य, तो व्यंग्यात्मक होगा। उसके बाद है लेखन, तो
लेखक। चिंता तो चिंतक, आखेट तो आखेटक। ये थे आपके कर्तृवाचक शब्द। कर्तृवाचक संज्ञाएं, जो आपको संज्ञा दी गई है उनकी आपको कर्तृवाचक संज्ञाएं बनानी है। ये सभी कर्तृवाचक संज्ञाएं आपके चैप्टर के अंदर की है, ये दूसरे चैप्टर से नहीं है। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो यहीं तक रहेगा। जो अब हमने चैप्टर 6 की सारी एक्सरसाइज समाप्त कर ली है। आपका ग्रामर भी यहाँ पूर्ण होता है। अब आगे हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। और ये जहाँ सारे क्वेश्चन हैं वो आप सबको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। आज हमने जितने क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से हमने स्टार्ट किया है ना, ये सारे क्वेश्चन आपके जो है वो आपके होमवर्क में आते हैं, ठीक है। मैंने आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चन 2 करवाए हैं, वो भी आपको लिखने हैं। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर 5 से 10 तक ही क्वेश्चन है, 1 से 10 तक क्वेश्चन है। और आज हमने 5 से 10 तक के क्वेश्चन तो किए ही है, पर और 2 मैंने ग्रामर के एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चन करवाए हैं, वो भी आपको आपकी नोटबुक्स में लिखने हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये सब आपको 12 तक के सभी क्वेश्चन आंसर आपकी बुक्स में आपको लिखने हैं। यही आपका आज का होमवर्क रहेगा। ओके बच्चों, थैंक यू स्टूडेंट।